हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईंट मन के अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है उसी का पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा का परिचय, हड़प्पा की संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता है, कहाँ हड़प्पा हुई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की लिपि के बारे में हमने पढ़ा और किन किन आर्कियोलॉजिस्ट इतिहासकारों की ने खोज की और हमें हड़प्पा के बारे में बताया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी दी उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। आज हम एक नए टॉपिक पर पढ़ रहे हैं। जो नया टॉपिक आता है इसका कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, जैसे कौन से, क्योंकि ये टॉपिक ये स्थल भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, वर्तमान पाकिस्तान में भी है। भारत में कौन कौन से स्थल और कहाँ कहाँ पर आए हुए हम वो देखते हैं। सबसे पहला आता नागेश्वर जो गुजरात में स्थित है, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, ये प्रमुख स्थल है जो भारत में है। अब देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा। बालाकोट पाकिस्तान में है। बालाकोट का नाम हमने सुना ही था अभी, जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसमें हमने देखा था, ये नाम काफ़ी आया था बालाकोट के, बालाकोट से आतंकवादी आए थे वहाँ से, जो आतंकवादी के ठिकाने थे वहाँ पर। चनहुदड़ो पाकिस्तान, ये दोनों ही जगह पाकिस्तान में और इन स्थलों से भी सिंधु सभ्यता का बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है, अब आते हैं कि हम एक नए टॉपिक लेते हैं, इसका नगर नियोजन तथा वास्तुकला। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नगर नियोजन तथा वास्तुकला। सिटी प्लानिंग कैसी थी वहाँ की, क्योंकि जो सभ्यता के बारे में हम देखे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नगर का नियोजन कैसा था, वहाँ पे दुर्ग थे या नहीं थे, मकान कैसे थे, मकान बनते थे जो किस तरह से थे, ईंटों का प्रयोग होता था, मिट्टी का प्रयोग होता था, मड का प्रयोग होता था। ठीक है ना। दुर्ग जो थे या कच्ची ईंटों की चबूतरी पर बनाए जाते थे, चबूतरी बनाई जाती थी, उस चबूतरी के ऊपर बनाया जाता था दुर्ग। मतलब मकान जो होते थे उनसे थोड़ा अलग होता था दुर्ग। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, चारों तरफ दीवारें होती थी, उन दीवारों से दुर्ग को घेरा जाता था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग होता था कि संभवतः बहुत ये था कि ये बहुत ही विशेष होता था, इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता था। अब आते हैं हम क्या आम व्यक्ति कैसे रहते थे। निचला शहर जो जिसे कहा जाता था, ये याद रखना, निचला शहर नाम आएगा। निचला शहर में हमें ध्यान रखना है, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण है कि जो आम जनता रहती थी उनके मकान किस तरह के बने हुए थे। निचला शहर दीवारों से घेरा गया था। इसके अलावा भवन थोड़े ऊंचे होते थे और भवन के जो दरवाजे होते थे वो मेन गेट की जो होता था वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर दूसरी तरफ खुलता था, ताकि क्या है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई, जैसे मार्केट होते थे, वहाँ पे बाजार होता था, तो बाजार का सीधा संपर्क हो और वहाँ की आवाज़ें ना हो। और दरवाजे दो होते थे, एक जिसे हम जालीनुमा दरवाजा होता था और एक मुख्य दरवाजा जिसे बंद किया जाता था। जो जाली वाला दरवाजा होता था वो हमेशा बंद रहता था, ताकि सीधे तौर पर जो आने वाले राहगीर है लोग हैं वो भी घर के अंदर न झांक सके। ये भी चीज़ें वहाँ होती थी। और सबसे प्रमुख जो होता था यहाँ की सड़कों का निर्माण। सड़कें जो होती थी वो समकोण पर, यानी कि राइट एंगल पर, 90 डिग्री के कोण पर सड़कें करती थी। या मैं ये कहूँ कि सिटी प्लानिंग जो थी वो राइट एंगल पर कटी हुई थी। जिस तरह से ये इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से सड़कों का निर्माण होता था। और जहाँ पर सड़कों के बिल्कुल किनारे पर नालियाँ बनी होती थी, उन्हीं नाले से पानी का निकास होता था और नालियों के ऊपर, नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी, जिससे किसी प्रकार का कचरा या पानी रोड पर ना आए और सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी हुआ करती थी। सड़कों का निर्माण हमेशा मिट्टी से किया जाता था। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। बनावली में सड़कों पर गाड़ियों के पहियों के निशान भी मिले। गाड़ियाँ उस समय तो नहीं थी, लेकिन हाँ बैलगाड़ियाँ उस समय थी, क्योंकि हमें ये पता है कि उस समय बैलगाड़ियाँ थी। और सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, फर्श से ढका जाता था। नालियों में दूर पर
मतलब हर जगह एक, जैसे आज हम कहते हैं ना कि आरसीसी की बनी होती थी, जो होती है वो शोषक जिसे कहते थे, वो परा होता था, जो पूरा पानी जो होता था वो शहर से बाहर जाता था। शहर का जो सारा पानी होता था वो शहर से बाहर जाता था, शहर में नहीं रहता था। अब हड़प्पा में एक चीज और इम्पोर्टेंट होती थी, भवन निर्माण हो गया, सार्वजनिक भवन बने होते थे। सार्वजनिक भवन होते थे जहाँ पर बैठकर बातचीत होती है, सभाएं होती थी, दरबार लगते थे, ठीक है ना। इसी तरह वहां पे और सार्वजनिक भवन होते थे, तो वहां वो इस तरह से भी था कि जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने होते। मतलब ऊपर एक सार्वजनिक भवन होता था जिसमें बैठकर बातचीत की जा सकेगी, कोई अगर फंक्शन होगा तो वहां पे हो सकता था। और नीचे जो होता था, उसी भवन के नीचे जो होता था वो आवास यानी कमरे होते थे, लोग रह सके। अगर जैसे मैं अपनी आम भाषा में कहूँ, ये तो कोई सार्वजनिक भवन या धर्मशाला जहाँ पर लोग रहते थे। कोई बाहर से आ रहा है वो किसी के घर में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन धर्मशाला में हर कोई रह सकता है। अब हमें जो खनन में ये भी हुआ कि जो सार्वजनिक भवन होते अवशेष से मोहनजोदड़ो से मिला, जो अवशेष जो फॉसिल्स हमें मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था, वहां से वो 70 मीटर लंबा 24 मीटर यानी कि सार्वजनिक भवन की जो 70 मीटर इंटू 24 मीटर का साइज के भवन मिले। ये भवन है जो सार्वजनिक भवन मिला है कि सार्वजनिक भवन का जो साइज है, जो आकार है, वो 70 इंटू 24 मीटर का बना है। और यहाँ पर 71 मीटर लंबा, इतना ही चौड़ा वर्गाकार एक मिला है, जिसमें ये और इसमें 20 स्तंभ होते थे। 71 मीटर, 71 इंटू 71 ये भी मिला है हमें। और इसके अंदर 20 पिलर होते थे, पिलर जैसे स्तंभ कहते हैं। 20 स्तंभ का एक भवन मिला है, ठीक है ना। अब ये कहाँ मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ये याद रख लेना कि 71 बाई 71 का और 20 पिलर वाला, ये भी प्रश्न बनता है कि 20 पिलर वाला सार्वजनिक भवन कहाँ मिला है। 20 पिलर वाला सार्वजनिक भवन मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है ना। साइज पूछी जा सकती है, 71 इंटू 71 और 20 स्तंभ पिलर, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए होता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का होता था। अब हड़प्पा में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, मतलब एक कॉमन बाथरूम जो होता था, जो सभी के लिए था। मेल फीमेल के अलग अलग होते थे वहाँ पे भी, और ये इतने बढ़िया होते थे कि इनके अंदर कुआं बना होता था, कुएं से पानी रोज में आता था, और अलग अलग रूम बने होते थे, बरामदे बने होते थे वहाँ पर। और जो वहाँ से निकलने वाला जो पानी होता था, वो पानी नालियों से निकलकर शहर से बाहर जाता था। एक कॉमन बाथरूम होने के बावजूद जहाँ इतने लोग नहा रहे होंगे, वहाँ का पूरा पानी भी बाहर जाता था शहर से बाहर। शहर के अंदर उससे भी गंदगी नहीं होती थी। और जो स्नानागार था, स्नानागार के साइज जो थे वो कितने थे? 11.88 मीटर लंबा और इंटू 7.01 मीटर का ये इसका साइज होता था। 11.88 इंटू 7.01 मीटर की साइज बनी होती थी। 2.43 मीटर का गहरा। इसके बाद तल पर सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियां जो होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। सीढ़ियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने होते थे, ठीक है ना, कि कमरे के बाद कमरे में रहते थे, और बरामदे भी बनाए गए थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप कुएं बने होते, कुआं होता था। कुएं से वो पानी सीधा कुंड में आता था। जब कुंड में पानी आता था तो स्नान करने में आसानी होती। और गंदे पानी की निकासी बाहर नालियां बनी होती थी, उन नालियों से सीधा पानी निकल जाया करता था। और एक चीज यहाँ हम ये चीज भी होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। वो इस बात से सिद्ध होता है कि उस समय की दीवारों को सीलन ना आए, मॉइस्चर से जो सीलन ना आए दीवारों पर,
उसके लिए वो कोलतार या डम्मर का इस्तेमाल करते थे, ताकि दीवारों को किसी प्रकार की सीलन ना हो, सीलन से दीवारें कमजोर ना हो। ये सोचो कि उस समय वो लोग कितने टेक्नोलॉजिकली कितने स्ट्रांग रहे होंगे या कितने डेवलप रहे। अब इसके बाद आता है अन्न भंडार। अन्न भंडार जैसे आज की भाषा में मैं कहूँ तो गोदाम हो गया। हमारे पास जैसे एफसीआई होती है, एफसीआई जैसे धान को, अन्न भंडार यानी कि गोदाम, जैसे आज से एफसीआई होता है, भारत सरकार के सारे अन्न को प्रिजर्व या सुरक्षित रखता है, जितना किसानों से खरीदा जाता है। वैसे ही हड़प्पा में भी होता था, अन्न भंडार होते थे। तो वो अन्न भंडार किले के जो राजमार्ग होता था, किले के रास्ते में ही होते थे, और 6-6 की लाइन में बने होते थे। 6-6 जो होते थे, और उनकी साइज क्या होती थी, 18 × 7 मीटर, यानी 18 मीटर की लंबाई, 7 मीटर की चौड़ाई में होते थे। ठीक है ना। और नदी के, इनका जो मुख्य द्वार होता था, मेन गेट जो होता था अन्न भंडार का, वो नदी की तरफ होता था। नदी की तरफ इसलिए कि जो नाव में जो सामान आता था, उस नाव के सामान को उतारना और चढ़ाना आसान होता था। सीधा वहीं से सामान लिया और उस गोदाम में या अन्न भंडार में सुरक्षित रख दिया। या अगर अन्न भंडार से कहीं और सामान भेजना भी होता था, तो वो अन्न भंडार से लेकर नाव में भेजना भी आसान होता था, यानी कि जो मेहनत कम होती थी, यानी कि बहुत ही टेक्निकली वो अच्छा अपना काम करते थे। और अन्न भंडार हुआ, अन्न भंडार के बाद अब लेते हैं हम जल निकासी प्रणाली। कि पानी का जो सिस्टम होता था, वो सीवरेज सिस्टम जिसे हम आज कहते हैं, वो सीवरेज सिस्टम कैसे होता था। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये एक नगर नियोजन था, एक नगर सभ्यता जिसे हम कहते हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन में लोगों का जीवन स्तर यानी कि लाइफस्टाइल जो तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी, और इसमें घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारों पर बने हुए नालियों में से बहता था, तो नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी। और नालियों से लेकर शहर के, नालियों का जो पानी होता था वो शहर से बाहर जाता था, नालियों का पानी शहर के बाहर जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इनका जो प्लास्टर किया जाता था, पक्की ईंटें होती थी और प्लास्टर किया जाता, जिसमें नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लास्टर से बनी होती थी, पक्की ईंटें होगी, ऊपर से ढकी हुई होती, इसलिए कि नालियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। नालियों को अगर नुकसान पहुंचता तो पानी जो होगा वो सड़क पर आ सकता था। और चूना, प्लास्टर जो होता था वो चूना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। चूना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग करके प्लास्टर किया जाता था। और इनका जो आकार होता था नालियों का, ये 4:2 रेशियो, यानी 2:1:4:2 और 2:1 में होता था। 4 मीटर की गहराई होगी, 2 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊपर से को कवर किया जाता था। और जो इनका आकार होता था नालियों का, वो आयताकार यानी रेक्टेंगल होता था। आकार कैसा होता था? रेक्टेंगल, आयताकार आकार होता था। और सभी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयोग की जाती थी, और ईंटें एक एल प्रकार के शेप में होती थी। ईंटें एक एल शेप में होती थी। नौकदार ईंट होती थी, नौकदार यानी कि त्रिभुजाकार इस तरह की होती थी। और अलंकृत ईंटों का निर्मित फर्श की कालीबंगा से मिला। कालीबंगा से हमें अलंकृत यानी कि फर्श के रूप में जो सजावटी होती थी, वैसी कलरफुल ईंटें भी मिली है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे का निशान मिला है, चनहुदड़ों से मिला है। हमें ये भी याद है कि कालीबंगा से और चनहुदड़ों से मिला है। और ये भी आपको पता है कि चनहुदड़ो पाकिस्तान में है और कालीबंगा राजस्थान में। ये मैंने प्रमुख स्थलों के बारे में आपको बताया था। इस प्रकार से जब एक प्रोफेसर रामचरण शर्मा, इनकी एक मान्यता है, ये एक इतिहासकार है, और प्रोफेसर मान का कहना है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व्यवस्था के बारे में, वो रामचरण जी का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से बेहतर कोई और सभ्यता नहीं थी। ये बेहतरीन तरीके से सफाई रखते थे और
एक ऐसी नगर नियोजन जो शायद उसी को फॉलो आज भी किया जा रहा है। उस समय जो चीजें थी उन चीजों को आज भी माना जा रहा है, मेरे हिसाब से कि उसको भी फॉलो किया जा रहा है। ये रामचरण जी का भी कहना है। रामचरण शर्मा जी कह रहे थे कि जो सफाई व्यवस्था होती थी वो आज भी होती। ओके बच्चों, अगर अब आपको इस मेरे वीडियो से पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो बताइए। अगर आपको इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहे तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपका हर एक जिज्ञासा का समाधान करूंगा। ओके, अब अगले पार्ट में अपन इससे आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।